नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस कर पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम 21 तारीख को हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। इससे पहले हमने भी आपके लिए जो इसके सही आंसर थे, हमने भी इस आंसर की को सॉल्व कराया है। लेकिन जो कमीशन की आंसर की आई है, ऑफिशियल और ऑथेंटिक वही आंसर की होती है। हालांकि हमने जो कराई है और जो ऑफिशियल आंसर की है, उसमें कोई भी क्वेश्चन हमने मिसमैच नहीं है। इसके जो बिल्कुल एज इट इज आंसर थे, सेम वही ऑफिशियल आंसर की में है। लेकिन हाँ, इस पर थोड़ा बहुत कट ऑफ पर असर पड़ सकता है। पहले लोग वागों ने जो भी कट ऑफ बताई थी, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आती है, उससे कई बच्चों के स्कोर क्या है, 1-2 नंबर हमेशा कम हो जाता है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कट ऑफ पे भी कर लेंगे, आखिर कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है। तो एक बार हम सीधे सीधे आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो फटाफट से बहुत जल्दी हम सारे 10 से 15 मिनट में इस पूरे सेशन को खत्म करेंगे और पूरे सारी चीजों को अच्छे से जान लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, स्वतंत्रता सेनानी फ्रंटियर गांधी किसे किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि वहां एक ऑप्शन दे रखा था खान अब्दुल जब्बार खान, गफ्फार खान को बोला जाता है, लेकिन वहां दे रखा था जब्बार खान, तो उसने ये आंसर नहीं माना है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया था। तो मीर जाफर को नियुक्त किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया था, तो किसने अपनाया था? लाहौर अधिवेशन इसका सही आंसर है। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, है ना। यही हमने अपनी आंसर की में बताए थे आपके लिए। इसके बाद संवर्धित चुनाव उच्च स्तरीय समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 में, जिसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में एक सदनी विधायिका है? तो देखो, इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश की कौन से शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो यही आंसर हमने जो कल वाली वीडियो में बताए थे। देखो, भारत की संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो वो कार्य किया था बीडी जत्ती ने, है ना। ये किसने कार्य किया था? बीडी जत्ती ने। इसके बाद है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा? तो केवलामजाऊ मणिपुर में, है ना। तो इसका केवलामजाऊ मणिपुर है। कौन चंद्रभागा किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हमारे जो बंदरगाह थे उन्हें लगाने के लिए आया था, तो पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र, चेन्नई तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या है? 4132। इसके बाद है कि उल्कापिंड गिरने से जो लोनार झील महाराष्ट्र में एक जो उल्कापिंड से गिरा था, उससे एक झील का निर्माण हुआ था, जिसे क्रिएटर झील के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है लोनार झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में आपसे पूछा था? तो किस डिस्ट्रिक्ट में थी? बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में, है ना। इसके बाद अगर भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्प प्रस्तुत की थी, तो ग्रिफिथ टेलर ने करी थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो, मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। इसके बाद है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों पर परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? सफाई और संचार। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2009। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों के निम्न के बदले धन उधार देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सरकारी प्रतिभूति इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस युग कौन सा युग गलत है? तो मनरेगा 1999 क्या है? गलत है। पंचायती राज दिवस एनडीआरएफ 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो देखो, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में इसका आयोजन किया गया था। गरीब और समानता संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट पीईबी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो कौशल पंजी का इसमें उपयोग किया जाता है।
25वां क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी थी। तो एस सी दुबे इसका सही आंसर है। इसके बाद है कि जो 2025 में ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो किसने करी थी? लूला डी सिल्वा ने। लूला दा सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता करी थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी किसने जीती थी? तो वे थाईलैंड ने जीती थी। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है? तो मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है? which scheme they launched in November 2025 during the inauguration of the Enhanced Science, Technology and Environment Conclave। तो इसका रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आरडीआई स्कीम। इसका सही आंसर क्या है? आरडीआई स्कीम, अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना। यही आंसर हमने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था। इसके बाद है क्वेश्चन कि इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव, जिसमें क्या है? एन की फुल फॉर्म पूछी थी। एन की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सॉवरेनिटी। ठीक है। और कौन सा जो मिशन है हमारा जो सूर्य की स्टडी करेगा? तो वो मिशन था हमारा आदित्य L1। भारत की पहली एमएच स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एनटीपीसी नेत्रा, नोएडा में किया गया है। ब्लॉकचेन नेट प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे सटीक है? तो यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम जिसमें रिकॉर्ड को बाद में बदलना कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा था? तो कौन सा था? अपोलो 11। ऑप्शन में था अपोलो 12, तो कई बच्चों ने वो 12 लगा दिया था, लेकिन था कौन सा? अपोलो 11। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी प्रारंभ किसके द्वारा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी है तो प्रारंभ किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो लेजर जेफ्रिक द्वारा। ये क्या है? एलेक जेफ्रिक द्वारा प्रारंभ की गई थी। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। 36वां क्वेश्चन हमारा कि निम्न कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो किससे रिलेटेड था? क्वेश्चन इकोलॉजी से। तो कौन सा आंसर था इसका? गॉस का नियम, गॉस लॉ। हमने भी बिल्कुल यही आंसर बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तर पर रसायन संचयन क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियम क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया जाता है। आपतौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PA का प्रतिशत क्या है? देखो कई लोग इसका आंसर 0 से 5% बता रहे थे। आप हमारी वीडियो कल वाली देखना, हमने इसका आंसर भी 50% ही बताया था। तो बिल्कुल ऑथेंटिक हमने तरीके से चेक करके पूरा आंसर, पूरा पेपर आपके लिए अच्छे से सॉल्व कराया था। तो वो भी आंसर उन्होंने भी ऑफिशियल आंसर में 50 ही माना है। इसके बाद है कि मिस्टी की फुल फॉर्म क्या था? तो मैक्रो बेनिफिट टेंजिबल इनकम। तो इसकी मिस्टी की फुल फॉर्म थी मैंग्रो इंक्रीज फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसके बाद यह है कि निम्नलिखित में कौन सा NDMA UNDRR मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या है इसका आंसर? जोखिम इक्वल टू खतरा संवेदनशीलता गुना अनावरण डिवाइड समान करने की क्षमता। 42वां क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी के अध्ययन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? कौन सा पोर्टल था? पोर्टल प्राण। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किस धारा में किया गया? तो धारा 3 में किया गया था। कीस्टोन प्रजाति की शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट टी पेन ने दिया था। पारिस्थितिकी पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वारेट 4 प्रमुख कारण आबादी क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण निम्न शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या है? विलुप्त प्रक्रियाएं। ये तो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया था। देखो जो 46वां क्वेश्चन है इस जो फ्लो चार्ट का, इसका सही आंसर 27,500 11 101 11 000। ठीक है। इसका था 82 50 8250। इसका 37,714। इसका था 35,714। इसके बाद ये फ्लो चार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके आंसर क्या है? सही सही तो ABC इसका 52वें क्वेश्चन है 15,175। 10वें क्वेश्चन 53वां है 10:9। 54वां क्वेश्चन है 78,800, है ना। इसका सही आंसर क्या है? 78,800। 55 का है 27.5।
और ये है बहती गंगा में हाथ धोना। हिंदी स्टार्ट हो गई थी तो बहती गंगा में हाथ धोना के अवसर का लाभ उठाना। नरेश धीरे धीरे चलता है, रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें। और निम्नलिखित में तो कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो उपकार और अनुचित सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, तो इसका सही आंसर ये है। हालांकि यहाँ पर दो में डाउट था कि कौन सा सही होगा, ए या बी, मैंने कल बताया था। तो यहाँ पर कोई क्या सही माना, सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। इसमें क्या अशुद्ध छांटना था, 4 आदमी की बैठने की व्यवस्था करो। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द यानी किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, आप भी आइए, इसमें क्या है निपात का प्रयोग हुआ है। से शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका सही आंसर है गयंग। झरना का पर्यायवाची नहीं है तो बारी। बारी किसका था, पानी का, पानी का या फिर जल का। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, नमादन्ते। अध्यात्म, आध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, अधिधन आत्मा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर शब्दावली में GIGO का मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर शब्दावली में GIGO का फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से लेबर ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .odt। हमने भी बिल्कुल यही आंसर बताया था, .odt। डॉक्यूमेंट्री के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, तो बैलून। इसके बाद सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है, तो ब्लॉक 0 को एक्सेस किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर है, तो हेलार्ड ब्लैटेंड के नाम पर है। कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संचारित डेटा को ट्रांसफर करता है, तो क्या है स्क्यूब। MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से देखा जाता है, तो फाइल के माध्यम से बैक स्टेज व्यू हम देखते हैं। इसके बाद है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग भाषा लिखा जाता था, तो PL/I। 74वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है, तो इसका सही आंसर क्या है, HTML। यूनिवेक का पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सिस्टम यूनिवेक की फुल फॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्केशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला शॉर्टकट कीबोर्ड क्या है, Alt+Shift+I। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट गैरिक्सन और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। 78वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, तो कंपाइलर इसका घटक नहीं है। 79वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या अर्थ है, स्ट्रोइंग टूल्स फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रोइंग टूल्स फॉर्मेट लागू करें या हटाएं। इसके बाद 80वां क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस स्टेप के अंतर्गत पाया जाता है, तो डेटा के अंदर ये कमांड पाया जाता है। 81वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो आनंदमठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंदमठ को। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश किस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में, तो लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफा मेला बाराबंकी में लगता है, सूफी संत से संबंधित है, हाजी वाजिद अली शाह की दरगाह। इसके बाद किस जनपद की राजधानी मथुरा, तो सूरसर जनपद की राजधानी कौन सी थी, मथुरा। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो कौन से दिग्विजय सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 एप्लीकेशन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो हमने इसका पहला आंसर गलत बताया था, दूसरा और तीसरा सही था, तो देखो बिल्कुल दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है, देखो काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, क्योंकि काला नमक चावल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ का है, तो वह सिद्धार्थ नगर का, और सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था, तो इसीलिए से बुद्ध नाम भी चावल को दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिदेशक IGP कौन थे, तो ये थे BN लाहिड़ी। 89वां क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था, तो सोनी नित्यानंद को 2025 में पद्मश्री मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद 91वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, तो रोहता थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का है, तो देवगढ़ और भीतरगांव मंदिर जी का कौन से पीरियड के हैं, ये गुप्ता पीरियड के।
इसके बाद है उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष किया गया था? तो 2012 में संभल नाम किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी कहा जाता था? तो ये कहा जाता गिरिजा देवी को। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को 2025 की मेजबानी करी थी? तो गोरखपुर। कहां पर मेजबानी हुई थी? तो गोरखपुर में। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान 1988 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है ये मैचिंग ऑफ द वर्ड आया था कि जो संपूर्णानंद कॉलेज कहां पर है? छत्रपति साहू जी, बुंदेलखंड और भीमराव अम्बेडकर। बुंदेलखंड कहां थी? झांसी में। BR अम्बेडकर कहां थी? आगरा में। तो इस तरीके से आपका A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4 इसका सही आंसर है। इसके बाद 99 में क्वेश्चन कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR किस सब्जियों की राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है बनारस जिले में। इसके बाद 100वां क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि इको सेंसिटिव जोन 2025 में कौन सा ऐसा पक्षी अभ्यारण्य है जिसे क्या है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो वो इसका सही आंसर क्या है? तो पार्वती अलगा इसका सही आंसर है। तो टोटल आपके ये 100 क्वेश्चन जो हमने कल भी आपके लिए बताए थे, तो बिल्कुल सेम, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मैंने जो आपके लिए कल आंसर बताया सेम एज इट इज वही आंसर ऑफिशियल आंसर की मैं आपके लिए दिखाए गए हैं, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए पूरी ऑफिशियल आंसर की है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस ऑफिशियल आंसर की से आपका स्कोर कितना बन रहा है। इसके बाद में आपके लिए बता दूं थोड़ा सा कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है, पहली वीडियो में बता दो। इस वीडियो में मैं आपके लिए बता देता हूं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसे हमने 3 कैटेगरी में बात करी थी, जनरल कैटेगरी के बारे में बात करी थी हमने पहली, दूसरी हमने EWS के बारे में बात करी, तीसरी OBC के बारे में, और चौथा हमने करा था बात SC के बारे में। अगर मैंने वहां बताया था कल के वीडियो में, अगर किसी बच्चे का, अगर किसी भाई का स्कोर जनरल कैटेगरी में 70 प्लस का बन रहा है तो भाई वो सेफ है, उसका सिलेक्शन होना तय है। इस मतलब क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लो लेवल का नहीं था, एकदम अच्छे लेवल का पेपर था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे। तो अगर किसी का 70 का स्कोर बन रहा है तो जनरल कैटेगरी में वो अपने आप ही सेफ माने। EWS के क्या है तो 68 से 70 तक, यानी 70 तक का स्कोर किसी का है, 68 से 70 तक का स्कोर, इसमें +-2 भी कर सकते हैं आप, +-2 इससे कम भी हो सकते हो, तो 1-2 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका स्कोर इसके लेवल का है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जो OBC है, OBC की कट ऑफ भी मतलब EWS के आसपास ही रहती है हमेशा, किसी भी एग्जाम में यूपी के में ले लो तो 1-2 नंबर ही का गैप रह सकता है, लेकिन हाँ वो EWS की कम ही जाती है। तो 68 प्लस तो इसकी भी मान सकते हैं, ठीक है। और जो SC कैटेगरी की है, जिसका अगर SC में 60 प्लस का स्कोर है तो भाई वो भी उसका स्कोर एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरी वीडियो का सार। आपने ऑफिशियल आंसर की मिला ली होगी पूरी तरीके से। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि